हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज स्पॉटिंग द एरर्स, स्पॉट एरर्स। तो आज ये एक सीरीज ऐसी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किस एस्पेक्ट से और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू, सारा कुछ बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे हम इसमें, बहुत कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम किस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। एग्जाम देखो, इसमें एक्चुअली क्या है, हम जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं आपके, जो बच्चे जितने भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, स्टेट लेवल की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें, सारे क्वेश्चंस इसमें आपके रहेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर सकते हो, स्टेट लेवल के, एसएससी लेवल के। उसके अलावा आप अगर कोई डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन उसमें हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं स्पेशली, सर क्या इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कवर होते हैं? तो जवाब है हाँ, इसमें हम कॉन्सेप्ट भी कवर करते हैं। कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन होते हैं प्रॉपरली, है ना, कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसको पूरी तरीके से इसमें यूटिलाइज किया जाता है। तो मतलब बहुत ही शानदार तरीके से हम ये जो सीरीज है इसका बेनिफिट उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, चलो तो इसी बात पर शुरू करते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट पार्ट है तो 501 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, और आगे तक जाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वेल डिवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन को पहले तो हमें लिख के पढ़ना होता है, मतलब कि हमेशा सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप ऐसे लिखो, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। इट वॉज द वेरी 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 वेल डायरेक्टेड फिल्म लिखा है, जबकि इसका आंसर आना चाहिए इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड। It was a very well directed film. इसका सही आंसर होगी It was a very well directed film and we enjoyed it. तो आप इसका आंसर जो लगा सकते हैं वो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। ठीक है, और बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है, द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप रीड करोगे, इफ द economy fails this year, it reflects badly on the government। है ना, क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही अंदाजा लगेगा अच्छा क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आपको पढ़ के ही अंदाजा लग जाता होगा यहाँ पर सेंटेंस को, कि जैसे बात चल रही है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो आपको बेसिक तरीके से कहना चाहिए था, क्वेश्चन में बात चल रही है ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट की। देखो, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने बहुत आसान तरीके से चीज़ अंदाजा लगा लेनी है, कि इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझना, कि हम उसमें जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, उसकी कंडीशन भी सिमिलर होनी चाहिए, और उसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जा सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ ठीक है, बात तो सही है, बेसिक चीज है। क्या, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे। कैसे सेंटेंस है, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे। आप पहले सेंटेंस को समझो, क्या सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप अपना आंसर मार्क करो। जरूरी नहीं कि आप हड़बड़ी में कोई भी अपना आंसर लगा दो।
कि बाद में आपको पता चले कि ये तो मैंने गलती से लगा दिया। हमेशा की एक चीज होती है कि आपको कभी भी जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं मार्क करना चाहिए। इसमें क्या है बेसिकली कि वी स्टेड इन द जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग वॉट, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट लिखा है, ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे आना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग हम वर्ड यूज करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग कहाँ यूज करोगे? आप ड्यूरिंग कहाँ यूज करोगे? ड्यूरिंग यूज करोगे बच्चों, जैसे ड्यूरिंग दैट टाइम। इस सेंटेंस में डज नॉट मेक सेंस, है ना, तो इसका बेटर वे होगा लिखने का वी स्टे इन जिम्स फ्लैट while he was on holiday। ड्यूरिंग ही वॉज हॉलीडे कुछ सेंस नहीं बना, ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना, ड्यूरिंग के साथ मतलब कुछ ऐसे रहता है, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड, समथिंग लाइक दैट। आप देखो अगला ऑप्शन, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? कैसे? डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, है ना, आप सेंस क्या बन रहा है? डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, है ना, तो आपका सेंस भी बनेगा, और डू यू रिकॉल जो वर्ड है यहाँ पर वो आपके साथ डिरेक्ट फॉर्म भी ले लेगा आपका सेंटेंस करेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपका आंसर डी में चला जाएगा अगर आप नोटिस करोगे। तो डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, दिस इज अ बेटर वे इवन टू मार्क योर आंसर, और आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, काफी सही है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम एज ही नेवर रिप्लाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एक बार हम रेड पेन से इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे इस क्वेश्चन में जिस तरह की मतलब बात चल रही है, जिस तरह के सेंटेंस बन रहा है, उस तरह से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा सेंसफुल सेंटेंस है, मतलब इट डज मेक सेंस, हाँ डज मेक सेंस। कैसे मेक सेंस, तो ये मैं आपको इधर से प्रूव करता हूँ। क्या, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम डाउन, टू राइट टू हिम लिखा था, फिर तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से भी ऑप्शन के साथ जा सकते थे, बट इट्स नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, ठीक है, तो इट्स नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल कहते हैं, इट्स नॉट, ये बोलो इट्स नॉट वर्थ हैविंग ट्रबल। जैसे दिस इज टू ग्रेव sin to be pardoned। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैसे?
देखो सेंटेंस कैसे है, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, पार्डन्ड लिखा है ना। इसमें या तो क्या गलती लगती है, आप अगर इसको रीड करोगे ढंग से तो आपको पता लगेगा अच्छा दिस इज टू ग्रेव सिन, दिस इज दिस sin is too grave to be pardoned, इसका आंसर बनना चाहिए दिस sin is, ऐसे बनाओ दिस sin is, आगे लिखो टू grave, आगे लिखो टू बी pardoned, टू ग्रेव sin नहीं लिखो, टू ग्रेव sin नहीं लिखो, दिस इज टू ग्रेव sin लिखने के बजाय दिस sin is लिखो, दिस sin is, तो टू ग्रेव sin यहाँ पर गलती है, दिस sin is too grave to be pardoned, तो इसका आंसर जब आप बनाओ तो इस तरह से बनाओ। अच्छा एक बात ये समझो कि बच्चे जो ये पूछते हैं खास करके ये बात, वो पूछते हैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। आप देखो दिस sin is बन रहा है टू ग्रेव टू बी पार्डन, टू ग्रेव टू बी पार्डन बन रहा है सेंस, दिस sin is too grave to be pardoned, इट्स अ बेटर वे अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, दिस वे यू कैन राइट इट एंड जस्टिफाई योर आंसर बेसिकली, कर पा रहे हैं। So this sin is too grave to be pardoned, isn't it? Right? The unseasonal rain caused a lot of damage to the crops. And the unseasonal rain caused a lot of damage to the crops. कैसे? आप देखो समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस कंडीशन, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो आप देख सकते हो कि सेंटेंस में लिखा है वो साफ साफ कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस कंडीशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द अनसीजनल rain, we're talking about the unseasonal rain which is says कि the unseasonal rain caused a lot of damage to the crops, तो आप बेटर होगा कुछ मत बोल करके आप सी ऑप्शन के साथ, मतलब आप नो एरर लगा दो तो आपके लिए बेटर होगा। आगे आगे क्या, हाउ मेनी eggs were put into the basket, जैसे अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें क्या इनटू की जरूरत है, प्रेपोजिशनल एरर हो सकती है कि आप बोल रहे हो हाउ मेनी एग्स, उसमें तो कोई वर्ब नहीं, हाउ मेनी एग्स आप बोल दो, फिर आप बोल रहे हो वर पुट इनटू लिखा है, ये लिखा ना हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, तो बेटर होगा कि आप बोलो कि हाँ सही लिखा है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी करेक्ट, तो आपका आंसर करेक्ट हो सकता है एज वेल जैसा लिखा है। आगे लिखता है कि वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लग गया होगा इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। कह रहा है वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ्स। अच्छा इसके लिए ना आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ना ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये जो फॉर सिंस वाला कॉन्सेप्ट है ना ये आपको पता होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि बच्चे कई बार ये गलत करते हैं और उनको डाउट होता है शायद जो भी रीजन हो कि अपना फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और अपना सेंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है,
something which is related to, you know, delivery of financial subsidy. ठीक है, थोड़ा सा आपको तरीके से समझना पड़ेगा तब जाके आपको समझ आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर 6 मंथ जो है वो आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो पीरियड ऑफ टाइम है, जो रीजन आपने दिया, तो इस वजह से आप बोल रहे हो सिंस 6 मंथ्स आने के बजाय आप बोल रहे हो फॉर 6 मंथ आते। यस एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप ये गलती करना अवॉइड करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलरली पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको और भी तरीकों से कुछ कर सकते हो, बट दिस इज द वे कि आप अवॉइड करो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस फॉर 6 मंथ्स ऑफ दैट। ठीक है, एक आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा है द पुलिसमैन asked many people but no one was knowing how the accident. The policeman asked many people. Policeman ने काफी लोगों से पूछा मगर but no one was knowing how the accident happened. How the accident happened मतलब किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, no one knew। तो आप बोल सकते हैं no one was knowing कहने के बजाय मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज करूंगा। No one न्यू नो, अच्छा नो वन वॉज नोइंग में क्या प्रॉब्लम है? देखो आप नो को आईएनजी में यूज करने के बजाय बोलोगे नो वन न्यू। नो वन नो वन, अच्छा न्यू क्या है? नो की पास फॉर्म है, तो आपने ये भी टेंशन नहीं लेनी कि भाई कैसे आई वर्ब, क्या फॉर्म की वर्ब की ना, किस कंडीशन में है। तो बस बेसिक तरीके से आपको ये चीज वहां पर अप्लाई करनी है कि हाँ ठीक है कि नो वन न्यू, नो वन नोइंग की बजाय नो वन न्यू की ये कंडीशन थी। ठीक है, पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो आप मतलब अगर आंसर मार्क करना भी है तो आप आंसर सी मार्क कर सकते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर। आप ट्राई करेंगे, पहले रेड पेन से मैं आपको बता देता हूँ करके, उसके बाद आप खुद से करेंगे। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्या सेंटेंस है? दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल। अब पहले तो जो बच्चे जनरली ये गलती करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को खास करके, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ऑलमोस्ट वर्ड होता है, वाइट वर्ड होता है, टी डबल टू वर्ड होता है, इन सब के मीनिंग तो पता रखो एटलीस्ट। इन सब का मीनिंग तो पता रखो। मैं मिनट से लिख हूँ। ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब कंप्लीटली होता है, वाइट वर्ड का मतलब कंप्लीटली होता है, फिर टू वर्ड का मतलब एक्सेसिव होता है, टू वर्ड का मतलब एक्सेसिव होता है। अब जो ये सारे वर्ड्स का अपना अपना मतलब है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपको यूज कहाँ पे करना है सेंटेंस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। कभी भी देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कि सारे वर्ड का कुछ ना कुछ अपना अपना मतलब है, और ऐसे केस में हम ऐसा कोई सेंटेंस बना देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, तो क्वेश्चन जनरली गलत कर देते हैं बच्चे। कभी भी उनसे पूछ के देखो वो गलत जवाब देते हैं। पर आप अगर क्वेश्चन को मीनिंग समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वाइट टू साथ में यहाँ पर गलत यूसेज है। सर सेंटेंस होना क्या चाहिए? आप इसको सेंटेंस को आसान तरीके से बोल सकते थे कि दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, टू सिंपल फॉर मी टू आंसर का मतलब क्या हुआ? इतना सिंपल है कि क्या ही इसका आंसर दिया नहीं जा सकता। टू सिंपल टू आंसर है ना। टू प्लस टू का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि टू प्लस टू का कॉन्सेप्ट आप
है ना, यूज कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में अगर मैं बोलूँ कि हाँ बहुत बार आया है, अभी आप हम क्वेश्चन तो है ना, इसके पहले भी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पर ये एक 2+2 का कॉन्सेप्ट चलता है। बट आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ना, गलती करते हैं, उन्हें अवॉइड करना है। फिर ट्राई करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। आप देखो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। यू शुड लिखा है रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, वो यहाँ पर सेंस आ गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट से, तो आप देखो हैव के साथ हमने कौन सा पढ़ा था टेंस टॉपिक में, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जब अच्छा एक बात है ये, मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जब हम कोई चीज़ क्लास में सीखते हैं, जब हम कोई चीज़ क्लास में पढ़ते हैं, कोई रूल पढ़ते हैं कि इसके साथ ये रूल आता है, एज आपके साथ थर्ड फॉर्म आती है जैसे, तो उस बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। आई डोंट नो भाई, बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। अच्छा ठीक है, एज आपके साथ थर्ड फॉर्म भी ठीक है, इसे हमारे साथ सबने बोला कि स्टार्ट ये अच्छा ठीक है। फिर ये बोला कि अच्छा सर ने क्लास में बोला था इस एम आपके साथ सर बोल रहे थे क्लास में सर की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो आई आती थर्ड फॉर्म आती तो क्या हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है पता, प्रॉब्लम ये है कि आपने उस चीज़ को उतना मतलब गौर से समझा नहीं, उतना मैं केयरफुली गो थ्रू द क्वेश्चन, इसलिए मतलब है। इसका आंसर रिस्पॉन्डेड होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, हमेशा लाइटली नहीं लेना है। द मैनेजर सेड would you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered, है ना। देखो सेंटेंस को क्या, द मैनेजर सेड, द मैनेजर सेड inverted comma open, could you please confirm me whether you have received all the items that you have ordered. अब आपको पता लगेगा अच्छा ये है बात इस क्वेश्चन में कि ऐसे स्टेटमेंट्स में हमें क्या करना होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स में अगर बच्चों आप देखो तो मैनेजर सेड वुड यू प्लीज, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा है तो हमेशा याद रखो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू have received all the items that you had ordered। तो इसका आंसर आएगा could you please confirm me, कंफर्म इसमें ये नहीं आना चाहिए था, could you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered or not। the manager said could you please confirm whether, फिर me नहीं आ रहा इसमें, could you please confirm whether, if आ सकता है, if you have received all the items that you had ordered, ये इसका आंसर आ जाएगा। काफी अलग क्वेश्चन है ये, देखो आपको नोटिस हुआ भी होगा, काफी डिफरेंस है ऐसा इंपॉर्टेंट था उससे, है ना। आगे क्या कहते हैं, वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। अब कैसे कैसे बनाना है, कह रहा है वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स
फोर बी स्टेप्ड आउट। अब कैसे सही करना है इस क्वेश्चन को और क्या कंडीशन लगानी है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है वी थॉट दैट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप आउट, है ना। वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया बोलना चाहिए, देयर वाज अ गुड आइडिया बोलने के बजाय। तो आप बोलो इट वाज अ गुड आइडिया, देयर वाज अ गुड आइडिया बोलने के बजाय, है ना। वी थॉट देयर वाज, इट वाज अ गुड आइडिया, फिर बन भी तो रहा है आपका सेंटेंस, इट वाज अ गुड आइडिया। हाँ, कोई डाउट नहीं। कह रहा देयर हैव बीन 3 breaks इन आवर सोसाइटी दिस मंथ देयर हैव बीन 3 breaks इन, क्या देयर हैव बीन 3 breaks इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ए, क्या प्रॉब्लम है? 3 breaks इन, ये कैसे होगी? देयर हैव बीन, कहना पड़ेगा तुमको, देयर हैव बीन 3 break ins, there have been 3 break ins। फिर आगे कहता है he can have been more polite to her, he can have been, does it make sense? can have been पहले ही पढ़ के लग रहा है, आगे लिखा है more polite to her। तो tell me now, think and tell first, think, रेड से कर लेते हैं। कह रहा है ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या पोलाइटर कोई वर्ड होता है? ही पोलाइट, मोर पोलाइट, पोलाइटर क्या होता है? पोलाइटेस्ट नहीं है। तो डजंट मेक सेंस। कैन यू बी लिटिल मोर पोलाइट, कैन यू बी पोलाइटर, पोलाइटर। सो कुड हैव बीन, आप बोलो कुड हैव बीन। तो डी पार्ट में आंसर लगा सकते हैं बच्चों। अगर आप डी पार्ट में आंसर लगाते हो तो आपका आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा। सही है, कनेक्टेड भी है, लॉजिक भी सही कर रहा है आपके सेंटेंस, है ना। आपके सेंटेंस का लॉजिक भी सही कर रहा है। कह रहा है आरब्स मदर स्पीक 4 languages फ्लुएंटली। आरब्स मदर स्पीक्स 4 languages फ्लुएंटली। कह रहा आरब्स मदर स्पीक्स 4 languages फ्लुएंटली। डी है, नो है, कोई गलती लग रही है? सही है, आरब की मदर बोलती है 4 भाषाएं फ्लुएंटली। हाँ, नो एरर। आगे देखते हैं। सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर शी रिटर्न्ड कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग। देखो सेवरल मिनट्स passed before she returned carrying milk for the dog। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट ये हो सकता था कि सर जैसे कि मतलब कंडीशन को समझे अगर, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सेंटेंस में लिखा है सेवरल मिनट्स पास बिफोर शी रिटर्न कैरिंग, आपने लिख दिया कैरिंग लिख दिया।
तो रिटर्न कैरिंग होता है, ये चीज आपको अलग से नोट करनी पड़ेगी कि रिटर्न, ये रिटर्न फ्रॉम समवेयर, डूइंग समथिंग, आईएनजी, डूइंग समथिंग। तो ये आपका एक सही सेंटेंस बनेगा और इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है, रिटर्न के साथ ऐसी कंडीशन है तो हम कर सकते हैं। कैरी मिल्क की जगह कैरिंग मिल्क होना चाहिए। He returned carrying milk for the dog. The Taj Mahal is one of the most beautiful creation in the world. देखो sentence here, the Taj Mahal is one of the most beautiful creation in the world. तो सेंटेंस आपका क्या बनना चाहिए? द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। आपको जो सही सेंटेंस बनना चाहिए, आपको याद करो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने बताया था वन ऑफ द के साथ आप अलग से नोट कर दो कि नाउन और हमेशा प्लूरल, नाउन शैल ऑलवेज बी प्लूरल। ठीक है, सी क्रिएशंस इन द वर्ल्ड, ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। कह रहा है दिस पार्क इज द थर्ड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। सेंटेंस कैसे बना? दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, है ना। अब कैसे, मतलब इसमें क्या गलती है या फिर क्या आपको लग रहा है कि जो आप चेंज कर सकते हो सकता है चेंज कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे चेंज कर सकते हो। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। आप बेटर होगा कि चेंज करने के बजाय आंसर नो लगा दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कंपैरेटिवली। आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग नो एरर वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें ऐसे डाउट आते हैं कि लगता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, अब ऐसे सेंटेंस बनते ही नहीं है, फिर हम लोग उसको दो तीन बार रीड करते हैं ना। द मोर यू रीड, क्या कहते हैं, द मोर यू रीड द मोर कंफ्यूज्ड यू बी। आगे लिखा है आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, है ना। ये भी अच्छा पड़ता है, इसको हम लोग पहले दूर से कर लेते हैं फिर हम लेट से पहले रख देंगे, अगर निकालेंगे तो। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, है ना। सेंटेंस क्या बना? आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। कैसे? I was angry on myself for making such a silly mistake is like कि I was angry with myself, on myself कहने के बजाय आप बोलो I was इसको रेड से कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा आपको विजिबिलिटी बढ़ेगी। I was angry with myself for making such a silly mistake। ये एक बेटर सेंटेंस होगा
अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ सर बात तो सही है कि इट डज मेक सेंस कि अगर हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा फीजिबल सेंटेंस बन जाता है, वरना हमें एक गलत सेंटेंस की तरफ हम बढ़ जाते हैं और फालतू में करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस है कि मिसेस वर्मा रिफ्यूज द स्कूल हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। मिसेस वर्मा, अब देखो इसको मैं ब्लू पेन से आपको थोड़ा हाईलाइट करूंगा, आपको देखना है। मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। रिफ्यूज द सेकेंड हेल्प, रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग, रिफ्यूज द सेकेंड हेल्प। आप ये भी लिख सकते थे रिफ्यूज फॉर सेकेंड हेल्प, सेकेंड टाइम हेल्प, सेकेंड टाइम हेल्प, सेकेंड हेल्प। ठीक है, तो इससे बेटर आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, मतलब आप इसमें कुछ चेंज मत करो, क्योंकि आप देखो अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना रहे हो, नोटिस करो सेंटेंस में मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। Mrs. Verma refused the second help of ice cream. Get up from your place, slow and turn around. देखो, can I get up from your place slowly and turn around. अब ये सेंटेंस देखो, आपको लग रहा है, समझ आ रहा है कि मतलब क्या सेंस बन रही है इसमें, क्या रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, किस तरह से देखो ये फ्रेम हुआ, फिर जाके सेंटेंस बना, है ना। साइंस देखो उसकी तभी बन रही है अगर आप उसमें नोटिस करोगे और गलती कर दोगे शायद कि अवॉइड करने के चक्कर में या जो भी कह लो, तो आपका शायद आंसर आया भी ना। पर आई आई वोंट सजेस्ट कि ऐसा करो आप, है ना। कि जैसे अगर मान लो सेंटेंस बनाते हो आप, आपको लगे कि नहीं सर इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो कि आ, एक कंडीशन को शो करता है, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली। तो साथ साथ आप बोलो गेट अप स्लोली, तो आपको सेंस आ जाएगा, गेट अप स्लोली का सेंस आ रहा है ना, तो गेट अप स्लोली फ्रॉम योर प्लेस एंड टर्न अराउंड, पीछे पलटो। तो तभी आपको रिलेट होता दिख जाएगा कि हाँ सर सही बात है, यहाँ पर जो बात चल रही है वो बेसिकली इसी चीज की चल रही है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करना था, फिर आपका आंसर स्लोली मिल जाएगा। ए इज द राइट आंसर। कह रहा वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। क्या कह रहा है, वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब इस सेंटेंस में जब ये दिख रहा है कि वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, वी बॉट 2 डजन मैंगोज, हो सकता है, डज इट सेंस, मेक सेंस, 2 डजन मैंगोज होता है क्या, 2 डजन मैंगोज नहीं होता, 2 डजन मैंगोज होता है, 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट ना, वी बॉट 2 डजन नहीं होता, तो आपका आंसर डजन की जगह डजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आसान है। क्वेश्चन को आपको जब भी अटेम्प्ट करना हो, आपको कॉन्फिडेंटली ये कहना कि हाँ ठीक है, ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप चेंज करके देखो सेंटेंस, आपको खुद ही आंसर मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो थोड़ा अलग बन जाए, है ना।
आपने सोचा होगा कई बार कि हाँ सर अलग सेंटेंस बना सकते हैं कुछ ऐसा, पर कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही सेंटेंस बनाओ। तो वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, 2 डजन मैंगो। सी नेक्स्ट, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। ये देखो, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। अब क्या है इसमें बात कैसे लगी? देखो, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। पहली चीज, यू एंड आई कॉम्बिनेशन चाहिए, यू एंड आई का चेक कर लो, कॉम्बिनेशन चेक कर लो, ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़ो। हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ब में कोई प्रॉब्लम। सबमिटेड, यू एंड आई हैव सबमिटेड आर वर्क, योर वर्क की बजाय आर वर्क, हमारा काम। ठीक है, यू के साथ सब्जेक्ट नहीं, पॉजिटिव केस नहीं आएगा जब आप मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए। जब हम यू और आई को एक साथ लिखते हैं तो उसमें जो पोजिशन पॉजिटिव केस लगाते हैं बच्चों, वो आर लिखते हैं हमारा, ना कि तुम्हारा, ना कि मेरा। मतलब ये चीज गलत है यहाँ पर। तो इसका सही जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए, यू एंड आई हैव सबमिटेड आर वर्क ऑन टाइम। दिस इज रॉन्ग। आगे बी इसका सही समझ आ रहा है कैसा है सर? बी इसका राइट आंसर। कह रहा आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। कैसे? देखो, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज kinds of novels. These kinds of novels. आपका सेंटेंस ही आराम से बन जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई ये सेंटेंस जो चेंज हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से चेंज हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो वैसे ही रहेगा। आप अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, कभी भी आप ना कभी भी नोटिस करना कि कोई भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। बस आपको जो क्वेश्चन में एरर है वो एरर ढूंढ लेनी होती है और बाकी सेंटेंस को एज इट इज छोड़ देना होता है। अगर आप सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो इसका मतलब आप सेंटेंस को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। सेंटेंस को आप ट्रीट ही गलत तरीके से कर रहे हो, जब सेंटेंस ही गलत तरह से ट्रीट होगा तो आगे मान के चलो आपका आंसर बहुत चांसेस कम होंगे कि आपका सही आंसर है। आप किसी भी क्वेश्चन में करके देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जो बच्चे बेसिक सेंटेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं उनका आंसर करेक्ट नहीं आता। कभी भी चेक कर लो, ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। 20 का आंसर हो जाएगा फिलहाल। अब आगे ट्राई करते हैं। आगे मैं आपको एक बार सबसे पहले तो यहाँ पे राइट पेन यूज करेंगे। कहता शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, है ना? क्या हो जाएगा? शैल वी गो टू वॉक, गो फॉर, शैल वी गो फॉर अ वॉक, शैल वी गो फॉर अ वॉक। शैल वी गो फॉर वॉकिंग की बजाय शैल वी गो फॉर अ वॉक। आपका जो सही तरीका होगा बच्चों सेंटेंस लिखने का वो ये होना चाहिए, शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। ठीक है, the right way to answer this question is shall we go for a walk in the park? Not the way. Among you and me, she is quite rude to the boy. देखो, among you and me, अभी बता दूंगा मी क्यों आया, बता दूंगा थोड़ा आगे सेंटेंस पढ़ लूंगा। शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। देखो, सेंटेंस को जिस तरह से लिखा गया किसी को कंफ्यूज कर सकता है। आपको बता दूं पहले कि प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा।
ठीक है, आपको याद क्या रखना है, एक बात याद रखनी है, ये बेसिक चीज़ है कि प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा ऑलवेज, ये फिक्स है। ठीक है, तो उसको कभी चेंज मत करना, प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लगाना। दूसरी कंडीशन, अमंग तीन, दो के लिए नहीं आता, यू एंड मी के लिए नहीं आता, आपको आंसर बिटवीन लगाना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर जो बन जाना चाहिए वो होना चाहिए बिटवीन यू एंड मी, शी इज क्वाइट रूड टू द वर्ड। ये हो गया बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, अब कह रहा है आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। इजी है, पहले रेड से ट्राई करेंगे उसके बाद कर लेंगे। आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजीली these days। सही ना? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो टू सम एक्सटेंट कि अच्छा, मतलब क्या चीज की बात चल रही है, किस सेंस में बात चल रही है, ये सारा कुछ देखते हुए आप उसका क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वो चीज अवॉइड करने की कोशिश करो, मैं बोलूँगा पहले। अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपको नया सेंटेंस बनाना पड़ जाएगा फिर से, है ना? मतलब आप कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो कि क्वेश्चन का सेंस बने, जिससे कि सही सेंटेंस बन जाए, क्योंकि दिस सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस बेसिकली, दिस सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस, है ना? तो आप ये वाले क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसका आंसर तो वैसे सेव होगा, आई गेट टायर्ड हो जाएगा, माई सेल्फ में जरूरत नहीं, चलो आपका आंसर दिया गया। इफ यू हैव रिमेन्ड calm you could have saved the situation। if you have if you have remained calm you could have saved the situation। आसान है। तो इफ यू हैड रिमेन्ड काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इफ यू हैड रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। इफ यू हैड रिमेन्ड काम you would have saved the situation। if you had remained calm saved the situation। मतलब आपका सेंटेंस ऐसा बन सकता था। ठीक है, तो आज हमने 530 क्वेश्चन तक ट्राई कर लिए, बच्चों 500 से लेकर 500 सॉरी 1 से लेकर के सॉरी 501 से लेकर के 530 तक ट्राई कर लिया। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक। और आपको कुछ जो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, आप हर बार भूल जाते हो। और चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, हाँ, प्रमोट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।